मुखाग्नि का हक भी आज मैं तुझसे छीनती हूँ। माँ, दोपहर को एक कुरियर घर आएगा, वो लेकर रख लेना। ये नहीं कि खाना खाया और सो गई और कुरियर वाला घंटी बजाता रहे। अमन ने कहा, हाँ और क्या, अब इन्हें और कुछ काम तो है नहीं, तो ये ही काम कर लेंगी। वैसे भी दिन भर घर में पड़ी ही रहती हैं, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती हैं। थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, वो भी मांज कर रख देना और रात का खाना बनाकर रख देना। हम लोग देर से आएंगे। विधि ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये मालती जी को भी नहीं पता था और ना तो वो पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटे बहू कभी बताते थे। अभी 6 महीने पहले ही मालती जी बड़ी खुशी से विधि को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, पर विधि ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वो अपनी मनमानी करने लगी और अमन को भी अपने चक्कर में ले लिया। अमन पहले से ही अपनी माँ की कदर नहीं करता था। रही सही कसर विधि ने भी पूरी कर दी। विधि पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी से घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वहीं मालती जी की स्थिति घर में रखा पुराना सामान जैसी ही थी। जिसका बेटा ही उसकी कदर नहीं करता था तो बहू क्या करेगी। अमन विधि के सामने ही मालती जी को कुछ भी कह देता था। सुनकर उससे विधि और भी सिर पर चढ़ गई थी। विधि के आने से पहले मालती जी ने बाई लगा रखी थी जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी, पर विधि ने आते ही काम वाली बाई हटवा दी, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली को पैसा देना ही बेकार है। जब घर में सासू माँ बैठी रहती हैं, रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो अमन चिल्ला कर बोला, ये क्या बना दिया है, सब्जी में मसाला बहुत कम है। माँ, आपको खाना बनाना ढंग से नहीं आता है क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खाकर आ जाते। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ, ये बोरिंग और बेस्वाद खाना खाने के लिए? अमन की तेज आवाज़ से मालती जी हिल गईं। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गईं और सुबकने लगी। विधि को क्या कहती, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या शिकायत करे। मालती जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। अपने मायके में 6 बहनों में सबसे बड़ी मालती को हमेशा ही अपशुगनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी मालती अपने पीछे 5 बहनें और ले आई है, एक भाई भी तो ला सकती थी। आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। 6 बहनों को देखकर उनकी दादी का मन कुलबुलाता रहता था। दादी चाहती थी कि सभी जल्दी से अपने घर चली जाएं और वो चाहती थी उन्हें सबसे मुक्ति मिल जाए। मालती को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं और उनके लिए एक रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं तो अपने से 2 गुनी उम्र के विधुर आदमी के साथ ब्याह कर दिया। मालती जब शादी होकर आई तो पहले से 2 बेटी और 2 बेटे थे। वो आते ही 4 बच्चों की माँ बन गई। वो उनके पालन पोषण में लग गई। यूँ तो वो खुद छोटी थी, पर उस पर बड़ी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारियाँ इंसान को बड़ा बना देती हैं। चारों बच्चे काफ़ी बड़े थे। जब मालती के पेट में अमन आया तो सबकी त्योरियां चढ़ गई थी कि अब इसकी ज़रूरत क्या थी। उधर मालती का पति बुरी संगत में भी रहता था, सारा पैसा दारू और जुए में उड़ा देता था। चारों बच्चे समझदार थे, उन्हें उनके दादा का बड़ा सहारा था। वो भी उसकी बुरी आदतों से बहुत दुखी थे। मालती को बेटा हो गया और उधर दोनों बेटियों की शादी कर दी। कुछ महीनों बाद दादा भी चल बसे और उनके पिता रात को शराब पीकर आए तो किसी गाड़ी के नीचे आकर दब गए। छोटी सी उम्र में वह विधवा हो गई और दोनों समझदार बेटों ने मालती को अमन के साथ घर से बाहर निकाल दिया।
पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और अमन का भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया और उसकी आधी फीस भी माफ़ थी। अब मालती अपने बेटे का पालन करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज आ गया। पढ़ाई में भी वो ठीक ही था, पर उस पर अपने बिगड़ैल बाप की छाप थी। वो ही गुस्सा और गाली गलौज करना। मालती समझाती थी, पर वो किसी की नहीं सुनता और कुछ सालों में अमन एक कंपनी में सेठ के यहाँ लग गया और मोटी रकम पाने लगा। उसने अपनी पसंद की लड़की विधि से शादी कर ली और 2 कमरों का घर ले लिया। मालती जी को वो अपने साथ तो रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बातें नहीं करता था, कभी उनका हाल नहीं पूछता था। मालती जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। विधि के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो जाती भी तो कहाँ पर जाती, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादियां हो गई थी। वो अपने घर परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। एक दिन विधि ने कहा कि उसकी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है, तो अब वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ को कहीं पर भेज दो। अब इतने से घर में हम सब तो नहीं रह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ तो अब अपने मरने के दिन गिने वो ही अच्छा है। बेकार ही एक कमरा घेर रखा है। मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। अमन को भी विधि की बात जच गई। वो मालती जी के कमरे में गया और बोला, माँ तुम कहीं क्यों ना चली जाती हो? वैसे भी इस घर में तुम्हारा क्या काम है? तुमने एक कमरा भी घेर रखा है। चली जाऊं? पर कहाँ चली जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में तेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे कौन रखेगा? मैं तो तुम दोनों के ही साथ रहूंगी। भला इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? मुझे कौन आसरा देगा? तू तो मेरा बेटा है। तू ही मुझे घर से निकाल रहा है। मैंने तो तुझे 9 महीने पेट में रखा है, बिना बाप के इतनी मुश्किल से पाला है, और तू है कि मेरी तपस्या और त्याग का ये फल दे रहा है। अमन, मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जो तू मुझे घर से निकाल रहा है। कुछ तो शर्म कर। माँ, ये सब बकवास बंद करो। सब माँ अपने बच्चों को पेट में रखती है। तुमने कौन सा एहसान कर दिया? मेरे पास फालतू समय नहीं है। कहीं भी चली जाओ, किसी वृद्धाश्रम में, किसी मंदिर में, कहीं सड़क किनारे या झोपड़ी में चली जाओ। मुझे विधि की बहन के लिए कमरा खाली चाहिए। कहीं भी तुझे कमरा खाली चाहिए, मैं कर देती हूँ। मैं बाहर हॉल में रह लूँगी, पर इस बुढ़ापे में अपनी माँ को बेघर तो मत कर। अरे माँ हूँ मैं तेरी। वो फिर से चिल्लाई, पर अमन और विधि पर कोई असर नहीं हुआ। मालती जी ने सारी रात रोकर बिता दी। अगली सुबह मालती जी उठी नहीं तो दोनों ने दरवाजा खटखटाया। मालती जी को उठाया और जाने को कहा। मालती जी ने काफी दया की भीख मांगी, पर विधि और अमन का मन नहीं पिघला। मालती जी अपना थोड़ा सा सामान लेकर घर से चली गई। रेलवे स्टेशन पर बैठकर सोचने लगी कि अब कहाँ जाएं। बहनों ने कहा हमारे घर आ जाएं, पर सब अपने ससुराल में थी, तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। मालती जी को फिर अपने मायके के घर की याद आई। वो सीधे अपने गांव चली गई। वहाँ गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था। कुछ साल पहले ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। मालती जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली।
कुछ दिनों में उनकी पांचों बहनें उनसे मिलने वहां आ गईं। सभी ने एक मत से पिताजी की ये जायदाद जो साहूकार के घर गिरवी रखी थी उसे छुड़ाकर मालती दीदी को उपहार में दे दी ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें, और थोड़ी नगद राशि भी दे दी। मालती जी अब यहीं रहना चाहती थी क्योंकि बेटे ने तो उन्हें घर से और जिंदगी से निकाल दिया था। मालती जी को घर और 2 खेत मिल गए। उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने जमकर खेती की और फसलें लहराने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वो बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। बेघर अनाथ बच्चों, विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे और कई समाज सेवा संस्थाएं भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी। अब मालती जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। कभी कभी उन्हें अपने बेटे की याद आती थी, पर वो उसे भुलाने का प्रयास करती थी। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए निःशुल्क विद्यालय खोल लिया था ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सके। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। मालती जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी। मालती जी ने उसी घर में ऊपर के कुछ कमरों में वृद्धों के लिए आशियाना भी खोल लिया। उन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थानों ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब अमन ने सुबह अखबार खोला तो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नकद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने विधि को बताया। दोनों सोचने लगे कि माँ के पास तो बड़ा पैसा है, हम माँ के पास जाएंगे और ये जायदाद ले लेंगे। आखिर हमारा भी तो माँ की जायदाद पर कुछ तो हक है। दोनों अपने लालच के वशीभूत होकर गांव चले गए। जगह जगह उनकी माँ के चर्चे सुनकर दोनों हैरान थे। अपने बेटे को देखकर एक बार मालती जी का मन पिघला, पर वो मजबूत होकर बोली, अब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? माँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम अपने घर चलो। यहाँ अनजानों के साथ रहने से अच्छा है कि अपने घर में अपने बेटे बहू के साथ रहो। ये सब घर, खेती, जायदाद मुझे संभालने दो। अब इस बुढ़ापे में कब तक संभालोगी? और इतनी कमाई इन अनजानों पर क्यों लुटा रही हो? तुम्हारे अपने बेटे बहू मर गए हैं क्या? मालती जी उनके लालच को पहचान गई। हाँ, आज तक तो मेरे बेटे बहू जिंदा थे, पर आज वो हमेशा के लिए मर गए हैं। मुझे इस बात की उम्मीद थी, जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा कर सकते हैं, वो इन असहाय और बेघरों के बारे में क्यों सोचेंगे? तुम दोनों को हमेशा अपनी ही पड़ी है। अपने स्वार्थ के आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो तो किसी और के सगे क्या होगे? बेटा, अब मैं तुझ पर निर्भर नहीं हूँ। मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अपना परिवार मिल गया है। कैसा भी वक्त हो, अपनों के साथ और सहारे से गुजर जाता है। अब यही लोग मेरे अपने हैं। मेरा बुढ़ापा यहाँ अच्छे से बीत रहा है। और हाँ, मेरे पास जितनी भी जायदाद है, खेती बाड़ी है और सम्मान की राशि है, ये सब मेरे इस परिवार के लिए है। तुम दोनों को इसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और हाँ, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब तू मेरी अर्थी को कांधा भी मत देना, और मुखाग्नि का हक भी आज मैं तुझसे छीनती हूँ। लाखों की जायदाद हाथ से फिसल गई। अमन और विधि को बड़ा ही पछतावा हुआ। काश वो माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते,
तो आज ये सब उनका होता। दोनों अपना मुंह लटकाकर शहर वापस आ गए। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। क्या मालती जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।